नमस्ते, शुभ प्रभात। दैनिक जागरण के महत्वपूर्ण खबर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे दैनिक जागरण की कुछ महत्वपूर्ण खबरों के बारे में। साथ ही एक यूपीएससी जो विगत वर्ष पूछा गया प्रश्न है उस पर भी चर्चा करेंगे। याद रखिएगा, दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण है जिसमें आप लोग को वही खबरें मिलेंगी जो आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट होगी। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद। चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें हैं, उन्हें हम एक एक करके देख लेते हैं। और खबर की तरफ आगे बढ़ने से पहले हम प्रश्न को देखेंगे, उसके बाद खबरों को एक एक करके देख लेंगे। तो आइए देखते हैं आज का प्रश्न क्या है। तो अगर आप लोग हमारे चैनल पहली बार आए तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। आज का प्रश्न है, भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में से किसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के लिए कच्चे माल के रूप में प्रयोग किया जाता है। पहला है काशवा, दूसरा क्षतिग्रस्त गेहूं के दाने, तीसरा है मूंगफली के बीज, चौथा है चने की दाल, पांचवा है साड़े आलू, छठा है मीठे चुकंदर। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही है? सही विकल्प चुनकर सही उत्तर दीजिए। पहला विकल्प है केवल 1, 2, 5 और 6, दूसरा 1, 3, 4 और 6, तीसरा है 2, 3, 4 और 5 और छठा है 1, 2, 3, 4, 5 और 6। तो आप लोग से अनुरोध है कि आप लोग इसका आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इस क्वेश्चन का फुल एनालाइज हम वीडियो के लास्ट में जरूर करेंगे। अगर आप लोग को इसकी पूरी जानकारी चाहिए तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। तो चलिए देखते हैं आज की क्या खास खबरें, उन्हें हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले आप लोग को बहुत बहुत बधाई कि आपके 18वीं लोकसभा का चुनाव समाप्त हो चुका है। ये जो पूरा चुनाव था ये आपको पता पूरे 7 चरण में चुनाव हुआ था। इससे पहले जो 2019 का चुनाव हुआ था तो भी पूरे 7 चरण में हुआ था। और इसका जो परिणाम आने वाला है यानी 4 जून को, यानी कल इसका परिणाम जल्दी घोषित हो जाएगा। तो अब आपको पता चले कौन सी पार्टी सत्ता में आने वाली है। तिहाड़ जेल लौटे केजरीवाल, 21 दिन की अंतरिम जमानत पर बाहर रहने के बाद रविवार को मंत्री पहुंचे जेल। आपको पता है इन्हें अरविंद केजरीवाल जो दिल्ली के सीएम है और आम आदमी पार्टी के जो नेता है, मुख्य नेता है अरविंद केजरीवाल, उन्हें अंतिम जमानत दी गई थी सुप्रीम कोर्ट की तरफ से। सुप्रीम कोर्ट यानी हमारी सर्वोच्च अदालत है, संविधान के अनुच्छेद 124 तहत इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 28 जनवरी 1950 को हुई थी, जिससे भी आप लोग जानते रहिए। आपको पता है इन्हें आबकारी नीति मामले और जो मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में इन्हें ईडी की तरफ से गिरफ्तार किया गया था। ईडी यानी प्रवर्तन निदेशालय की बात हो रही, 1 मई 1956 में इसकी स्थापना हुई थी। अरुणाचल में तीसरी बार भी भाजपा सरकार, सिक्किम में सत्तारूढ़ एमकेएस को कामयाबी। अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम में हुए विधानसभा चुनाव के नतीजे हुए घोषित। आपको पता है लोकसभा के चुनाव के साथ साथ कुछ राज्यों में विधानसभा के चुनाव भी चल रहे थे। अभी हाल ही में अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम के परिणाम घोषित हो चुके हैं। अगर हम बात कर ले अरुणाचल प्रदेश की, अरुणाचल प्रदेश भारत का एक उत्तर पूर्वी राज्य है। इसकी सीमा दक्षिण में असम और दक्षिण पूर्व में नागालैंड, पूर्व में अंतर्राज्यीय सीमा इसकी बर्मा से और म्यांमार से लगती है। जो पहला जिसका नाम बर्मा था उससे अब वर्तमान में म्यांमार के नाम से जाना जाता है, जिसे भी आप लोग जानते रहिए। और पश्चिम में इसकी भूटान, उत्तर में तिब्बत से लगती है। ईटानगर यहाँ की राजधानी है। 1972 में इसे केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा दिया गया था। 1987 में इसे भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था। यहाँ अगर हम विधानसभा की सीट की बात करें, विधानसभा में यहाँ 60 सीटें हैं, लोकसभा में यहाँ 1-2 सीटें और राज्यसभा में यहाँ 1 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। यहाँ के जो सीएम है, अभी हाल ही में नए सीएम जो बन गए पेमा खांडू, यहाँ के नए सीएम बन के सामने आ चुके हैं। अगर हम बात कर लेते हैं सिक्किम की, सिक्किम जिसकी राजधानी गंगटोक है, यह भी भारत के पूर्वी भाग में स्थित एक पर्वतीय राज्य है। इसकी जो शहर राजधानी आपको बता दें, सिक्किम जो था वो जब भारत में संविधान सभा के द्वारा सभी राज्यों को शामिल किया था, सिक्किम शामिल नहीं हुआ था भारत में। पहले एक स्वतंत्र देश के रूप में था। 1975 में इसे 35वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे शहर राज्य का दर्जा दिया गया था। बाद में संविधान में संशोधन करके 36वें संविधान संशोधन से 1975 में इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया था और ये भारत का 22वां राज्य के रूप में जाना जाता है। और सिक्किम की अगर हम बात कर लें, यह भारत का पहला ऐसा राज्य है जहाँ इसे पूर्व जैविक राज्य के रूप में भी जाना जाता है। क्या आप लोग बता सकते हैं भारत का पहला केंद्र शासित प्रदेश कौन है जिसने पूर्ण जैविक केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा जिसे मिला हुआ है? अगर हम बात कर ले सिक्किम में यहाँ आपको राज्यसभा में 1 सीट, लोकसभा में 1 सीट और सिक्किम में आपको विधानसभा की 32 सीट देखने को मिलेगा। यहाँ के जो सीएम अभी नए बने हैं वहाँ प्रेम सिंह तवांग लगातार दूसरी बार सीएम बन चुके हैं। एमएस की जो पार्टी है, अगर हम बात करें सिक्किम क्रांतिकारी मोर्चा पार्टी ने, उसी की बातें हो रही हैं। उन्हीं की सरकार लगातार दूसरी बार सिक्किम में फिर सत्ता में आ चुकी है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश में अगर आप लोग बता सकते हैं अरुणाचल प्रदेश में कौन कौन से दर्रे प्रमुख हैं? और आपको पता है अरुणाचल प्रदेश को भारत का उगते हुए सूरज का राज्य भी कहा जाता है। उगते हुए सूरज
देश से आपको पता होगा कि उगते हुए सूरज का देश जापान को कहा जाता है, लेकिन सबसे पहले भारत में सूर्य अरुणाचल प्रदेश में ही दिखता है, तो इसीलिए उसको उगते भारत का राज्य कहा जाता है। स्वच्छता में सुधरी सेहत, आधी हो गई सांस की बीमारी। इंदौर शहर के स्वच्छता और धूल से मुक्त को दिखाने वाला असर, सफाई के दौरान धूल रोकने के लिए आधुनिक मशीनों का प्रयोग। आपको पता है जब भी भारत में बात आती है सबसे स्वच्छ शहर की, तो इंदौर का नाम सबसे पहले आता है। ये देश का यानी भारत देश का सबसे नंबर 1 शहर है स्वच्छ शहर के रूप में इंदौर। वे आपको राष्ट्रीय से जुड़ी खबर मिलेंगे, गलत साबित होंगे एग्जिट पोल के अनुमान। 21 दिन की अंतिम जमानत के बाद जेल पहुंचे सीएम, पहले राजघाट और फिर बाद में गए हनुमान मंदिर दर्शन करने के बाद ये सुप्रीम यानी अपने आप को सुप्रीम कोर्ट के सामने आत्मसमर्पण किया है, क्योंकि आपको पता है जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन्हें जब अंतिम जमानत दी गई थी, अंतिम जमानत का मतलब ये होता है इन्हें पूरी तरह से जमानत नहीं दी गई थी। बाद में इससे काफ़ी ज़्यादा विवाद हुआ था, ईडी यानी ईडी और सुप्रीम कोर्ट के बीच में काफ़ी विवाद चला था। ईडी का कहना था कि अगर आप इस तरह के किसी विशेष नीतियों का ऐसा प्रावधान करेंगे तो आगे जो भी आएंगे, जो भी मतलब कोई भी अपराधी आएगा तो भी उससे का भी कोई ना कोई ज़रूरी काम होगा, उसे भी अंतिम जमानत देना पड़ेगा। इस तरह में संविधान का ढांचा भी थोड़ी काफ़ी ज़्यादा बिगड़ सकता है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का इसमें कहना था कि जो अरविंद केजरीवाल हैं वो थोड़ा सा विश्वसनीय नेता है, वो देश छोड़ के भाग भी नहीं सकते और उनके ऊपर उन्हें थोड़ा सा विश्वास था, इसीलिए उन्हें सुप्रीम कोर्ट की तरफ से उन्हें अंतिम जमानत दी गई थी। उन्हें 21 दिन के लिए अंतिम जमानत दी गई थी, उसे भी आप लोग जानते रहिए। मैं आपको पूरी राजनीति से जुड़ी खबरें मिलेंगी। आपको पता है लोकसभा के चुनाव संपन्न हो चुके हैं। इस पूरे लोकसभा का जो चुनाव कराया गया वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के तहत कराया गया है। भारतीय निर्वाचन आयोग यह एक संवैधानिक संस्था, संविधान के अनुच्छेद 324 इसकी बात की गई है। इसकी स्थापना 25 जनवरी 1950 को हुई थी, जिस दिन आप लोग मतदाता दिवस भी मनाते हैं। इसके पहले जो मुख्य चुनाव आयुक्त थे वो सुकुमार सेन है। वर्तमान में जो मुख्य चुनाव आयुक्त हैं वो राजीव कुमार है, जिसे भी आप लोग जानते थे। पहली महिला जो मुख्य चुनाव आयुक्त थी रमा देवी हैं। आपको बता दें कि पहले जो वोट डालने की उम्र थी वो 21 वर्ष थी। बाद में संविधान में कुछ संशोधन किए गए। 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत इसकी उम्र घटाकर 18 वर्ष कर दी गई थी, तो इसे भी इस संशोधन को आप लोग जानते रहिए। बाकी भारत चुनाव आयोग के द्वारा सुप्रीम कोर्ट तथा भारत सरकार के द्वारा चुनाव में जो भी गड़बड़ियाँ थी उन्हें कई ज़्यादा सुधार भी किए गए थे। चुनाव सुधार के बारे में आप लोग को मैंने काफ़ी ज़्यादा बताया है, तो इसे भी आप लोग जानते रहिए। जैसे एग्जिट पोल यानी ईवीएम का प्रचलित में आना और पिंक बूथ का इस्तेमाल करना, महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए पिंक बूथ को महिलाओं को जागरूकता और उनको ज़्यादा भागीदारी बढ़ाने के लिए उनकी पिंक बूथ का इस्तेमाल भी किया गया था। क्या आप लोग बता सकते हैं पिंक बूथ सबसे पहले भारत में कब शुरू किया गया था, और ईवीएम जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उसका भारत के किस चुनाव में और सबसे पहले किस राज्य में इसका प्रयोग किया गया था, जिसे भी आप लोग कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बताइए। हम देख रहे हैं पूरी वहाँ आपको इलेक्शन से जुड़ी खबरें मिलेंगी। ये आप लोग का संपादकीय पात्र है, आप लोग के लिए प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू अन्य प्रतियोगिता से जुड़ी खबरें मिलेंगी, तो इसे आप लोग जरूर पढ़िए। आज का जो आर्टिकल लिखा हुआ है साधना से निकले नए संकल्प। आपको पता है अभी हाल ही में कुछ दिन पहले जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो 30 मई से 1 जून के लिए जो विवेकानंद रॉक मेमोरियल जो दक्षिण भारत में स्थित कन्याकुमारी में एक चट्टानी टीपू है वहाँ पास गए थे कुछ ध्यान करने के लिए। उन्हीं से उनका कहना है कि उन्हें कुछ नए नए विचार, नए नए संकल्प मिले हुए हैं, क्योंकि आपको पता है जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो कई बार अगर आप उनका भाषण सुने होंगे, कई बार वो अपना स्पीच जब देते हैं वो कई बार विवेकानंद के जो विचार हैं, उनकी जो आदर्श है, उनके काफ़ी ज़्यादा दर्शन को उन्होंने मतलब अपने जो भाषण में उसका प्रयोग किया था, उनके विचारों को काफ़ी ज़्यादा प्रदर्शित किया था। तो उसी पे लेके इनकी बात चली कि उनको जब उनसे वहाँ पास उन्होंने स्थान किया, क्योंकि आपको पता है जो विवेकानंद थे उन्होंने भी 1892 में इस स्थान पर स्वामी विवेकानंद ने भी कन्याकुमारी के तट पर तैर कर पार किया था और इस स्थान पर और एक टापू में 3 रात और 3 दिन लगातार अपना ध्यान अध्ययन किया था, और जिसके बाद इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी और उन्होंने अपनी जो भी सामान्य दर्शन था उसका विकास किया था। तो अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहाँ पास अपना ध्यान लगाने गए थे। ये काफ़ी ज़्यादा इस पर राजनीति भी हुई थी कि मतलब हारने से पहले या फिर जीतने से पहले चुनाव के बाद अपना मतलब चुनाव खत्म होने से पहले ये वहाँ पास गए, ध्यान लगा। इससे पहले भी इन्होंने 2019 का चुनाव हुआ था लोकसभा का, ये भी उत्तराखंड स्थित केदारनाथ मंदिर के एक गुफा में अपना ध्यान मग्न किए थे। तो वही लेके बातें चल रही हैं। भारत में वन क्षेत्र का क्षय
एवं ताप का कहर। हाल ही में आई ग्लोबल फॉरेस्ट वॉच की रिपोर्ट में बताया गया कि भारत पिछले दशक में लगभग 23.3 लाख हेक्टेयर वन क्षेत्र में कमी आई है, जो कुल वन क्षेत्र में 6% तक की कमी है। इस स्थिति की गंभीरता को समझते हुए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने स्वतः संज्ञान लेते हुए पर्यावरण से संबंधित मंत्रालयों से जवाब तलब भी किया है। देश के सबसे हरे भरे क्षेत्र में एक पूर्वोत्तर भारत में वन कटाई दर काफ़ी चिंताजनक है, जहां 60% से अधिक वन क्षेत्रों का नुकसान पहुंचाया गया है। वन के क्षेत्रों में सिकुड़ने के दुष्प्रभाव सामने आ रहे हैं, लिहाजा इसका उपयोग भी आवश्यक है। अब देख रहे हैं नए नए कारखाने, नए नए फैक्ट्रियों को खोलने के चक्कर में पेड़ की कटाई होती है, लेकिन नए पेड़ लगाए नहीं आते। उससे पहले कि काफ़ी ज़्यादा तापमान बढ़े, जब भी गर्मी आती जलवायु परिवर्तन भी होता है, उससे पहले कि काफ़ी ज़्यादा तापमान आपने उच्च स्तर से एग्जिट पोल के संकेतों से बाजारों में आई रिकॉर्ड की तेजी। संभव विशेषज्ञ बोले, मोदी सरकार फिर आने से आर्थिक सुधार जारी होंगे और इससे वित्तीय बाजार को बढ़ावा भी मिलेगा। 1 से 2% बढ़ सकते हैं। एनआई और बीसीआई नतीजों के बाद बाजार में होगी विदेशी निवेशकों की वापसी। अगले 5 वर्ष के दौरान सतत आर्थिक वृद्धि, पूंजीगत बचत चक्र और दूसरे अन्य सुधारों के लिए तैयार रहे निवेशक। आपको पता है इस बार जब बजट पेश किया गया तो अंतिम बजट पेश किया गया था। आपको पता है अंतिम बजट तब पेश किया जब कोई भी लोकसभा के चुनाव या विधानसभा के चुनाव होते, लोकसभा के चुनाव होते तब अंतिम बजट पेश किया जाता है। जब नई सरकार आ जाएगी उसके बाद पूर्ण बजट पेश किया जाएगा। अब एग्जिट पोल की अगर बात कर ली, एग्जिट पोल वो होता है कि जब चुनाव पूर्ण हो जाते हैं, जब अंतिम चरण चुनाव हो जाता है उसके 1-2 घंटे के बाद जो भी मतदाता होते हैं उनके जो साक्षात्कार लिए जाते हैं उसे एग्जिट पोल कहा जाता है। एग्जिट का मतलब ये होता है कि बाहर। भारत में पहली बार एग्जिट पोल का शुरुआत अगर हम बात करें तो 1957 में दूसरे लोकसभा के चुनाव में किया गया था, जिसे भी आप लोग जानते थे। और अगर इसकी इसका जो अगर बातें इसका उल्लंघन होता है तो इसमें कुछ कार्य प्रावधान भी किए गए हैं कि अगर इसका कोई उल्लंघन करता है तो उसे कुछ वर्षों के लिए कारावास में भेजा दिया जाएगा और उसे कुछ आर्थिक जुर्माने भी भरने होंगे। अब सबसे पहले एक दो चीज़ आती है कि ये एग्जिट पोल और जनहित जो सर्वेक्षण है ये क्या है। जनहित सर्वेक्षण जो होता है वो मतदाता चुनाव के पहले किया जाता है और जो एग्जिट पोल होता है उसे चुनाव के बाद किया जाता है। इसमें यही केवल एक मुख्य अंतर होता है। गौतम अडानी फिर एशिया के सबसे अमीर, $111 अरब की संपत्ति के साथ अडानी दुनिया के 11वें सबसे अमीर व्यक्ति बने हैं और $109 अरब की संपत्ति के साथ मुकेश अंबानी सूची में 12वें स्थान पर हैं। लेकिन आपको पता है एशिया में सबसे नंबर 1 पर जो गौतम अडानी हैं। यहाँ आपको अंतर्राष्ट्रीय जुड़ी खबरें मिलेंगी। गाजा में युद्ध विराम पर बेंजामिन नेतन्याहू सरकार के सुर बदले, कहा बाइडेन की योजना अच्छी नहीं लेकिन आगे बढ़ेगा इसराइल। आपको पता है कुछ दिन पहले भी जो बाइडेन है अमेरिका के राष्ट्रपति, उन्होंने जो इजरायली राष्ट्रपति उनको कुछ बातें कही थी कि इस युद्ध जो गाजा और इसराइल का जो युद्ध चला उसे युद्ध विराम करना चाहिए। उसी पे लेकिन इनकी बातें चल रही हैं। मालदीव इसराइल से पासपोर्ट धारकों के प्रवेश पर लगाया प्रतिबंध। फिलिस्तीन के समर्थक में अपने यहाँ के कानून में संशोधन करेगा। आपको पता है जो मालदीव है ये हिंद महासागर में स्थित एक द्वीपीय देश है। ये फिलिस्तीन का एक बड़ा समर्थक देश माना जाता है। इसने फिलिस्तीन के समर्थन में अपने कुछ उसका कहना है कि अपने संविधान संशोधन में कुछ अपने देश के संविधान में कुछ संशोधन भी करेगा और विदेशी दूत नियुक्त करेगा, फिलिस्तीनियों के लिए चंदा भी जुटाएगा। इसराइल की अपने नागरिकों के मालदीव जाने की भी सलाह देने की बातें इसराइल न जाने की सलाह देने की बातें कही है। आइसलैंड में महिला कारोबारी हला टास्डाटर राष्ट्रपति चुनी गई। हला होंगी देश की 7वीं राष्ट्रपति, 1 अगस्त से पदभार अपना संभालेंगी। पाकिस्तान सेना में पहली ईसाई महिला हेलन बनी ब्रिगेडियर। पहले ये थी पाक के मेडिकल कोर में काम कर रही थी और अभी हाल ही में इन्हें रॉबर्ट ब्रिगेडियर के रैंक प्राप्त करने वाली देश की पहली ईसाई और अल्पसंख्यक समुदाय के प्रथम महिला ये बन गई हैं। इटली ने अपना गणतंत्र दिवस मनाया। इटली के गणतंत्र दिवस समारोह के दौरान रोम में इटालियन एयरबैटिक स्क्वाड ने अपने करतब दिखाए। इसे फेडर डेप्ली रिपब्लिक के नाम से भी जाना जाता है। वे आपको खेल जुड़ी खबरें मिलेंगे। आप इसमें देख रहे हैं कि T20 मैच चल रहा है। हम T20 वर्ग के T20 का जो पहला मैच खेला गया था 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेला गया था। आज जो मैच होगा दक्षिण अफ्रीका और दक्षिण अफ्रीका और श्रीलंका के बीच खेला जाएगा। और सबसे पहले भी दक्षिण अफ्रीका में ही खेला गया था, इससे भी आप लोग जानते रहिए। यहाँ आपको परीक्षा के बारे में से जानना शुरू खबरें मिलेंगी, जिससे आप लोग जरूर पढ़िए। ग्राहम बेल ने पहला वायरलेस टेलीफोन संदेश प्रसारित किया।
1880 में आज ही के दिन ग्राहम बेल वाशिंगटन में अपना फोन में पहला वायरलेस टेलीफोन संदेश प्रसारित किया था। इस प्रकाश पुंज के माध्यम से ध्वनि प्रसारित हो गई थी। इसमें वायरलेस प्रसारण 700 फीट की दूरी पर हुआ था। बेल फोटोफोन को अपना सबसे अहम आविष्कार इसे मानते हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के विभाजन का ऐलान किया था। 1947 में आज ही के दिन भारत के अंतिम बादशाह लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के 2 हिस्से करके भारत और पाकिस्तान बनने का ऐलान किया था। इस घटना को माउंटबेटन योजना के तौर पर भी जाना जाता है। जहेदे पर बाद कांग्रेस और मुस्लिम लीग दोनों ने इस योजना को स्वीकार किया था। कुछ दिन के बाद आपको पता होगा कि 14 अगस्त और 15 अगस्त यानी रात की 12 बजे रात को दोनों जो देश थे वो दोनों देश अलग होकर अपने अपने स्वतंत्रता दिवस मनाए थे। इधर आपको मूवीज जुड़ी खबर मिलेंगी। अगर इंटरेस्ट हो पड़े ना तो कोई बात ही नहीं। तो ऐसी खबर समाप्त होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगी। अगर खबर अच्छी है तो कृपया चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आप लोग के पास कोई सुझाव है तो भी आप लोग हम साझा कर सकते हैं। चलिए देखते हैं इसका जो प्रश्न है उसका हम लोग विश्लेषण देख लेते हैं। आज का प्रश्न भारत की जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति के अनुसार निम्नलिखित में किसका उपयोग जैव ईंधन के उत्पादन के कच्चे माल के रूप में किया जाता है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए यानी 1, 2, 5 और 6। तो आइए हम लोग इसका विश्लेषण देख लेते हैं। जैव ईंधन पर राष्ट्रीय नीति 2018 में गेहूं, टूटे चावल आदि जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्नों के इथेनॉल में उत्पादन की अनुमति देती है जो मानव उपभोग के लिए अनुपयुक्त है। नीति में राष्ट्रीय जैव ईंधन समन्वय समिति के अनुमोदन के आधार पर खाद्यान्न की अधिशेष मात्रा को इथेनॉल में परिवर्तित करने की भी अनुमति दी गई है। नीति में इथेनॉल उत्पादन के लिए कच्चे माल के दायरे का विस्तार किया गया है, जिसमें गन्ने का रस, चुकंदर, मीठी ज्वार जैसी चीनी युक्त सामग्री, मक्का, काशवा जैसे स्टार्च मुक्त सामग्री, गेहूं, टूटे चावल, सड़े हुए आलू जैसे क्षतिग्रस्त खाद्यान्न मानव उपयोग के लिए अनुपयुक्त इथेनॉल उत्पादन के लिए सबसे उपभोग की अनुमति दी गई थी। तो आज की खबर इस बात होती है। आशा करती हूँ कि आप लोग को यह खबर अच्छी लगे। धन्यवाद।